नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, क्या कांग्रेस ने बिहार में अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है? क्या कांग्रेस अब नए सिरे से बिहार में एक नई रणनीति बनाकर अपने लिए अलग जगह बनाने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस ने दरअसल, अगर मोटा तौर पे कहा जाए, कि नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी शुरू कर दी है? जी हाँ, काफी हद तक ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई थी, एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी बैठक पटना में, उसके बाद मोटे तौर पे जो रेजोल्यूशन हुआ, वो जाहिर सी बात था कि उन्हीं लाइन पे आना था कि वोट चोरी का मुद्दा था, जातिगत जनगणना का मुद्दा था, संविधान बचाओ था, सब कुछ था। लेकिन वो जो ईबीसी को लेकर उसके बाद एक सम्मेलन किया जाता है, एक 10 पॉइंट्स का ईबीसी को एक चार्टर रखा जाता है, ईबीसी को लेकर बिहार में क्या करने वाले हैं। और उस प्रोग्राम में न सिर्फ राहुल गांधी होते हैं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी होते हैं, तेजस्वी यादव भी होते हैं और महागठबंधन के बाकी नेता भी होते हैं। स्पेशली ईबीसी को टारगेट करने का क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है नीतीश कुमार को कमजोर करने की कवायद। जिस तरह से नीतीश कुमार की इस वक्त हालत है और जो बीजेपी की बिहार में हालत हो गई है, वो अपने आप में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। ऊपर से प्रशांत किशोर लग रहा है कि वो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार तो उनके निशाने पर हमेशा से रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मीडिया में उनके बारे में कहा जा रहा है वो ओवर हाइप्ड है। प्रशांत किशोर मुद्दे उठा रहे हैं, उस मुद्दे का नुकसान हो रहा है बीजेपी जेडीयू को, लेकिन उसके बदले में प्रशांत किशोर को वोट मिल जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं लग रहा इतना जितना दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में मौका मिल जाता है महागठबंधन को कि नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं। बीजेपी अब एनडीए सरकार की बात कर रही है, बीजेपी मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रही। तो इसका मतलब नीतीश कुमार मजबूरी हो गए हैं चेहरे के तौर पे। ऐसे में अब नीतीश कुमार की जो फजीहत खुद बीजेपी के लोग करते थे, उनके मानसिक संतुलन को लेकर या उनकी तबीयत को लेकर, अब वही काम महागठबंधन कर रहा है। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कला अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है और बिहार की 80% आबादी ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी वर्गों से है। जनता जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को घेर कर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया। ये भी बात बिहार के लोगों में बहुत अच्छी तरह से बैठ गई है कि सही में अगर जीतती भी है बीजेपी नीतीश की जोड़ी, तो नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये तय नहीं है। और दूसरी बात, पहले तो यही तय नहीं है कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। बनेंगे तो कब तक रहेंगे किसी को तय नहीं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को हटा दिया बीजेपी ने, कोई और बन गया, तो जो ईबीसी वोट है वो अपने आप को एक तरह से अनाथ महसूस करेगा। और बिहार में बहुत बड़ी तादाद है, मुझे परसेंटेज अभी याद नहीं आ रही कितनी परसेंट है, लेकिन नीतीश कुमार के पास इनका सॉलिड वोट है। इन्हीं पे नीतीश कुमार की राजनीति ज्यादा घूमती है। अगर उस वोट बैंक में डेंट डालने में कांग्रेस कामयाब होती है, कांग्रेस का भी अपना एक वोट बैंक बन जाता है। कांग्रेस को भी अगले आने वाले चुनाव के लिए, आने वाली राजनीति के लिए एक सॉलिड बेस मिल जाता है। क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त अगर बिहार में जो भी है वो छितरा हुआ वोट है। मुस्लिम्स का भी है, दलितों का भी है, ओबीसीज का भी है, ईबीसीज का थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत शायद यादवों का भी पड़ जाए आरजेडी के सहयोगी होने की वजह से, लेकिन कोई कंसोलिडेट वोट नहीं है। ऐसे में ईबीसी अगर नीतीश कुमार से छिटकता है, ये तो कांग्रेस अब या पूरा महागठबंधन बिहार के लोगों को समझाने में पूरा जोर लगा देगा कि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पारी खत्म हो चुकी है। इसलिए बेहतर है कि ईबीसी वहां से शिफ्ट होके
इधर आ जाए, कांग्रेस की तरफ आ जाए, आरजेडी के साथ ना जाके कांग्रेस के साथ आ जाए अगर आरजेडी के साथ दिक्कत है। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा मूव कांग्रेस ने उठाया है बिहार में। अब इसी मूव के जरिए मुझे लगता है कांग्रेस जब सीट बंटवारे की बात करेगी तो वो भी बहुत अहम फैक्टर रहेगा इसमें। ईबीसी को लेकर कांग्रेस की कितनी सॉलिड प्लानिंग है इसका अंदाजा जैसे मैंने पहले कहा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे थोड़े वक्त के लिए ही, लेकिन इस फंक्शन में राहुल, खड़गे, तेजस्वी तीनों आते हैं। तीनों का एक साथ आना बहुत बड़ा मैसेज दे गया। और साथ ही बीजेपी के जिस तरह से प्रशांत किशोर कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं, उसी तरह से जो बीजेपी दूसरे राज्यों के, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया गुजरात मॉडल बेचकर, गुजरात मॉडल पूरे देश में बेच के सत्ता हासिल की, उसके बाद अब दूसरे राज्यों के मॉडल जगह जगह पर बेचती है, जैसे गुजरात का बेचती है, मध्य प्रदेश का बेचती है, राजस्थान का, महाराष्ट्र का। इन मॉडलों की हवा भी निकलनी शुरू हो गई। गुजरात में बिहार में एक जबरदस्त नारा युवाओं के बीच चल रहा है। वो युवा जो बेरोजगारी से सबसे ज्यादा परेशान है बिहार में, जिन युवाओं को अपने हक के बदले पुलिस के डंडे मिलते हैं, वो ये सवाल पूछने लगे हैं कि उद्योग धंधे गुजरात के लिए और हवाई बातें बिहार के लिए, ये कैसा इंसाफ है। तो गुजरात मॉडल फेल हो रहा है, अब मध्य प्रदेश मॉडल बेचते हैं। तो मध्य प्रदेश मॉडल का एक और जो इनका छलावा है वो सामने आया जब मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा इसका खुलासा किया कि किस तरह से, आप सोचिए, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो कहा जाता है कि संघ की लेबोरेटरी है गुजरात और मध्य प्रदेश, वहाँ पर बीजेपी की सरकार, वहाँ भी कितने सालों से बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर गौ मांस की जो वो है, गौ मांस को लेकर 0% टैक्स दिया गया। गौ मांस विक्रेताओं पे गौ मांस बेचने पर 0% टैक्स। अभी मोहन यादव जी ने कुछ दिन पहले कही कि हम गौ भक्त हैं, हम गाय पालते हैं, और कांग्रेसी दूसरे जानवरों के नाम लिए। कांग्रेस पार्टी का विचार है जो हिंदू धर्म का विचार है, जियो और जीने दो का जैन धर्म का विचार है। हिंदू धर्म का विचार क्या है? प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में, केवल मनुष्य में नहीं हो, विश्व का कल्याण हो, हिंदू धर्म की सोच है। और विश्व के कल्याण की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबकी बात होती है, गाय की भी होती है, जंगल के जीव जंतुओं की होती है, पशु पक्षियों की होती है, इंसानों की होती है, प्रकृति की होती है। बीजेपी इससे डिफर सोच रखती है, मोहन यादव इससे डिफर सोच रखते हैं। पर ये क्यों गाय की पूजा करना चाहते हैं? इसलिए कि गाय के नाम पे वोट लेना है, और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। मैं आरोप लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा गौ मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है, और नरेंद्र मोदी के राज में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका मतलब क्या समझे? कहां से आ रहा है इतना मांस? गौ मांस आ कहां से रहा है? गौ मांस इसी भारतवर्ष की गाय माता का अगर जा रहा है तो फिर दोषी देश में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। क्या हुआ उसका? ठेका, इन ठेकेदार गो भक्त ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूं क्या मतलब इसका? अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी प्रोविजन कर दिया जीएसटी में। गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वाह रे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री। आप सोचिए, बीजेपी की सरकार में गौ मांस के एक्सपोर्ट पर 0% टैक्स, ये अपने आप में अजीब बात नहीं कि जो पार्टी गौरक्षक के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर हजारों करोड़ का चंदा अलग अलग संगठनों के रूप में लेती है, हजारों जो असामाजिक तत्व हैं गौरक्षा के नाम पर निशाना बनाते हैं एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को, वहां पर इस तरह की पॉलिसी। और फिर बात करते हैं मुसलमानों से नफरत की।
क्योंकि बिहार में ये सबको मालूम है कि आरजेडी का जो वोट है वो है मुस्लिम यादव वोट, बीजेपी का वोट है अपर कास्ट वोट प्लस जो इधर उधर से छिटकता है। ये ओबीसी वोट भी बिहार में काफी मिलता है बीजेपी को, अब तक मिलता रहा है, अब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत थी ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग। अब कांग्रेस ने उसी पे निशाना साधा है। कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोट चाहे आरजेडी को मिले चाहे उन्हें मिले एक ही बात है। अपर कास्ट वोट शायद कांग्रेस के साथ ना आए, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात जब कांग्रेस करती है तो अपर कास्ट वोट का जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। लेकिन ईबीसी एक ऐसी है जो नीतीश कुमार बड़े दिनों से, बहुत सालों से अपनी पुश्तैनी जायदाद समझ के पकड़े बैठे हैं। लेकिन यही ईबीसी बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कोई इनकी खुल के बात नहीं करता। ईबीसी तेजस्वी यादव के साथ भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां मुस्लिम यादव का दबदबा रहता है। ईबीसी बीजेपी के साथ भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाहिर सी बात है स्वर्णों का दबदबा रहता है और ओबीसी का रहता है। ऐसे में कांग्रेस को लगा कि एक बहुत अच्छा विकल्प है ईबीसी को अपने पाले में लाने का, इसलिए बाकायदा अब बिहार की जो स्ट्रेटेजी है, कहा तो महागठबंधन की है, लेकिन दरअसल ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि ईबीसी को अपने साथ जोड़ा जाए और साथ में सवाल खड़ा किया जाए कि ईबीसी के लिए नीतीश कुमार ने किया क्या है। यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये आपके लिए, बिल्कुल ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। मैं आपको खारगे जी, केशवी जी, सानी जी, बाकी जो स्टेज पे लीडर्स हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये आपने देखा भी होगा शायद, ये एबीपी न्यूज की क्लिप है। जरा ये क्लिप देखिए, फिर मैं बात करता हूं। बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान, मेरी इच्छा है, मैं अपना ऐसा विचार रखता हूं कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या गद्दारी किया? देश को आजादी दिलाई है मुसलमानों ने। मैं कैसी बात कर रहे चित्रा जी, आप बोलने दिए जा रहे हो? क्या लगा तुम लोगों ने आजादी नहीं दिलाई है, तुम्हारे बाप दादों ने देश के साथ गद्दारी की है। गर्दनें कटा दी है। संगीत रागी जी, अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इस देश के न्यायालयों से, इस देश की जांच एजेंसियों से, इस देश की न्याय व्यवस्था से, कि यूं तो छोटी छोटी बात पर आप स्वतः संज्ञान लेकर मामले दर्ज कर लेते हैं, मुकदमे चला लेते हैं। क्या इस मामले पर संगीत रागी और चित्रा त्रिपाठी पर मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से चित्रा त्रिपाठी पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, संगीत रागी पर भी। संगीत रागी जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, वो कैसे एक राष्ट्रीय चैनल पर नफरत बांट सकते हैं कि मुसलमान गद्दार है, इसका शब्द, ये शब्द कैसे इस्तेमाल करते हैं? और चित्रा त्रिपाठी पर इसलिए देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि वो सब कुछ सुनते हुए चुप रही, जानबूझ के ये कहने का प्लेटफॉर्म दिया। और उसके बाद भी जब वारिस पठान एआईएमआई के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं चित्रा त्रिपाठी से कि आप कुछ नहीं बोल रही, तो भी चित्रा त्रिपाठी ने उन्हें रोका नहीं। ये तो दो
धर्म के लोगों के बीच में जहर फैलाने का सीधा सीधा मामला बनता है। ये जानबूझ के जो धार्मिक सद्भावना को खराब करने की कोशिश दिख रही है दोनों चेहरों की, दोनों लोगों की वजह से। दोनों पे देशद्रोह का मामला होना चाहिए, लेकिन सिस्टम किसका है और सिस्टम क्या काम कर रहा है ये बताने की ना मुझे ज़रूरत है ना आपको समझने की ज़रूरत है। जो हो रहा है सामने हो रहा है, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है कि आप जितना जहर उगलोगे, जितना इस तरह की हरकतें करोगे, उतना ही आप अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों को दिखा रहे हैं और उतना ही लोगों को अपने साथ जोड़ने की बजाय, लोगों को अपने साथ मतलब बीजेपी के साथ जोड़ने की बजाय बीजेपी से दूर कर रहे हो। ये बात याद रखिएगा। नमस्कार।